है ना। अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 आज ही करें या फिर नेक्स्ट डे करें, जैसा बताइए। सर आज ही कर लेते हैं। आज ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यस सर। सेक्शन 2 के तरफ जो है वो हम लोग चलते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो सेक्शन 1 में आप देख रहे हैं कि पेजेस जो है वो भी मतलब टारगेट रहा है कि पेजेस को भी जो है वो फिल करना है, क्वालिटी भी जो है वो डिलीवर करना है, पॉइंट्स भी जो है वो क्या होने चाहिए, तो हॉलिस्टिक होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या चीज है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, उसको समझना और उसको लिखना भी जो है वो आपका प्रयास रहना चाहिए, ठीक है। यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो डेफिनेटली जो है वो मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना, ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट क्या किया जा सकता था वो हम लोग लास्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 के सर ऊपर और एक सेक्शन। क्वेश्चन पूछना था सर, ये जैसे समग्र शिक्षा अभियान आपने लिंक किया है तो उसको करंट में एंड करके हम करना चाह रहे हैं ना, कि मॉडर्न एजुकेशन कैसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट है। हाँ, क्योंकि जो हमारा कंक्लूजन है वो उसी पर खत्म हो रहा है ना, कि द यस लाइट सर। प्रोपेगेटेड बाय वेस्टर्न एजुकेशन हैज बीन हॉलिस्टिकली रीप्ड बाय मॉडर्न डे गवर्नमेंट। जो लाइट हम्म, प्रोपेगेट हुआ था, मॉडर्न डे गवर्नमेंट उसको हॉलिस्टिकली रीप कर रही है। कैसे कर रही है? थ्रू वेरियस स्कीम्स लाइक समग्र शिक्षा अभियान। तो जहाँ एग्जाम्पल यस एक तरह सर। से वो दे दिए हम, है ना। ओके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वो कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 के ऊपर। अब देखिए, अभी तक जो आप सेक्शन पढ़ रहे थे उसमें मैंने कोई तीर नहीं मारा है ना। या फिर जिन लोगों ने भी अच्छा आंसर लिखा है GS 1 के सेक्शन 1 में, उन लोगों ने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, और बीपीएससी ये पूछती है और हम ये सोच लेते हैं कि अरे क्या मतलब जो है वो क्वेश्चन मैंने लिख दिया बहुत अच्छे से और मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्योंकि GS 1 का सेक्शन 1 सबसे प्रिडिक्टेबल जो है वो सेक्शन है पूरे मेंस के इंटायर जर्नी में। तो उसमें अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, क्योंकि उसके नोट्स आपके पास होलिस्टिकली पहले से प्रिपेयर होते हैं, है ना। उस नोट्स को आप पढ़ते हैं बार बार, उसी नोट्स के आंसर्स को जो है वो बार बार जब टेस्ट सीरीज लिखते हैं तो टेस्ट सीरीज में आप कॉपी पेस्ट करते हैं। तो वही आदत आपका रह जाता है और अच्छा आंसर ऑटोमेटिकली जो है वो GS 1 के सेक्शन 1 में लिखा जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन चैलेंज आता है वो कहां पर आता है, तो सेक्शन 2 में आता है ना। सेक्शन 2 जो है वो आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, और इसमें बीपीएससी जो है वो अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा जो है वो क्या कर रही है, तो एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। 71st बीपीएससी में तो कोई एक पर्टिकुलर मंथ के मैगजीन से जो है वो सारा करंट अफेयर्स जो है वो पूछ दिया गया था। तो इस प्रकार से बहुत सारा जो है वो, है ना, एक तरह से जो है वो ये चल रहा है ना, मतलब अभ्यास चल रहा है बीपीएससी का कि कैसे इसको और ज्यादा जो है वो डाइवर्सिफाई किया जा सके। तो इसीलिए करंट अफेयर्स में कैसे हम अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं, वो भी जो है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जो है वो, है ना, पॉइंट होगा। तो वो भी हम लोग जो है वो देखते हैं कि कैसे आंसर्स जो है वो लिखा गया है यहाँ पर। एक बार जब मतलब चेक्ड कॉपी आ जाए तो वो भी मैं पोर्टल पे, मतलब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर डलवा दूंगा, ताकि आप ये देख सकें कि किस आंसर में जो है वो कितना मार्क्स मिला है। और जो मेरा कैलकुलेशन था कि मतलब इसमें और अच्छा हो सकता था, इसमें और अच्छा हो सकता था, वो यदि इंप्रूव हो जाता तो और उसमें मार्क्स कितने बढ़ सकते थे, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज आफ्टर द डिफीट ऑफ आम आदमी पार्टी इन दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि आपको दिशा बताना है। किसका दिशा बताना है? अपोजिशन पार्टीज का क्या दिशा होगा आम आदमी पार्टी के डिफीट के बाद 2025 के इलेक्शंस में, ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया। मिसअंडरस्टूड कैसे किया? कि उन लोगों ने एक टर्म यहां पर देख लिया कोलिशन पॉलिटिक्स, यहां पर एक टर्म देख लिया कोलिशन पॉलिटिक्स, और बहुत सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्वेश्चन के डिमांड को ना समझकर सिर्फ और सिर्फ वो लिखने लगे किसके बारे में, कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में वो लिखते चले गए कि कोलिशन पॉलिटिक्स क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, जबकि वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपोजिशन पार्टीज का कोलिशन पॉलिटिक्स में मतलब कि आम आदमी पार्टी के हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति क्या होगी, वो चर्चा करना है। ना कि हमें जो है वो, है ना, विपक्षी दलों के बारे में जो है वो चर्चा करना है, या ना कि हमें जो है वो आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा करना है। तो पहले हमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि हिस्ट्री वाले में क्या है कि आप आसानी से डिमांड समझ जाएंगे, करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिमांड जो है ये लोग अब धीरे धीरे ट्रिकी करते हुए जा रहे हैं। तो आपको ये भी बात समझना पड़ेगा। तो इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो, ये तो पता था सबको कि आम आदमी पार्टी हार गई है ना, और बीजेपी जीत गई है, रेखा गुप्ता जी जो है वो सीएम बन गए। लेकिन इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कैसे किया जाए इन सारे चीजों को, वो एक जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से लिखा है। जैसे मैंने लिखा है कि द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस मार्क्ड द डिफीट ऑफ फेमस रीजनल नाउ नेशनल पार्टी। पहले रीजनल पार्टी हुआ करती थी, कौन? आम आदमी पार्टी, और अब क्या हो गई है आपको पता ही है कि ये नेशनल पार्टी हो गई है। तो दिल्ली असेंबली इलेक्शंस मार्क द डिफीट ऑफ फेमस रीजनल नाउ नेशनल पार्टी व्हिच ब्रॉट द डायरेक्शन ऑफ अपोजिशन पार्टीज इनटू रेलेवेंस फॉर फ्यूचर कैंपेन्स, है ना। तो आम आदमी पार्टी के डिफीट के बाद जो अपोजिशन पार्टीज है
उनको और ज्यादा रेलेवेंस जो है वो लेकर आ गई है कि उनका फ्यूचर कैंपेन्स जो है वो कैसा चलेगा इसके बारे में। तो मतलब एक जनरल और या मतलब जेनरिक जो है वो इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ खास नहीं है। बस इसमें एक ही वैल्यू एडेड चीज क्या है कि आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने आम आदमी पार्टी को रीजनल से नेशनल पार्टी की तरफ जो है वो बढ़ते हुए दिखाया है, जो कि एक फैक्ट है बेसिकली। उसके अलावा और इस इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं, इस इंट्रोडक्शन में और ज्यादा बेहतर जो है वो इंट्रोडक्शन हो सकता था, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा हॉल में जो है वो सोचने का समय वगैरह कम मिलता है, तो इसको और ज्यादा रिफाइन जो है वो किया जा सकता था। अब जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं कि अपोजिशन पार्टीज का डायरेक्शन और स्ट्रेटेजी क्या होगा पोस्ट दिल्ली असेंबली इलेक्शंस। अब देखिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसी से आपको क्या करना है, तो सब हेडिंग्स बनाने हैं। जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसी से आपको क्या करना है, तो सब हेडिंग्स बनाने हैं। मतलब कि बैनर जो है वो क्लियरली दिखना चाहिए चेकर को कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से वो बैनर जो है वो अलाइंड है। तो बैनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही मैंने यहां पर लिखा है कि डायरेक्शन एंड स्ट्रेटेजी पोस्ट दिल्ली असेंबली इलेक्शंस। पॉइंट वाइज लिखा है। पहला कि क्या डायरेक्शन या स्ट्रेटेजी होगा, तो फ्रेगमेंटेड बट यूनिफाइड अप्रोच। सारे पार्टीज अलग अलग तो हैं, है ना, अपोजिशन पार्टीज, लेकिन वो एक यूनिफाइड अप्रोच से आगे आने वाले समय में काम कर सकते हैं। प्रेजेंटली कॉन्टेस्टिंग वेरियस स्टेट इलेक्शंस ऑन फ्रेगमेंटेड स्केल। अभी अलग अलग अपोजिशन पार्टी, है ना, फ्रेगमेंटेड स्केल में जो है वो, है ना, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, बट मे बी यूनाइटेड फॉर द फ्यूचर लोकसभा इलेक्शन, है ना, फ्यूचर लोकसभा इलेक्शन में ये यूनाइट हो सकते हैं। तो जैसे महागठबंधन की राजनीति थी, है ना, कॉमन कंसेंसस अपॉन इंपॉर्टेंट एजेंडा। अपोजिशन की पार्टीज जो है वो दिल्ली में डिफीट के बाद, है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजेंडा पर एक साथ आकर सरकार को घेर सकती है, जैसे कि रिफ्लेक्ट्स कॉमन कंसेंसस ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑन द इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक ओएनओई, है ना, वन वन नेशन वन इलेक्शन के रिजेक्शन के ऊपर। तो आम आदमी पार्टी का जैसे ही डिफीट हुआ, आप देखिए कि कांग्रेस, है ना, आम आदमी पार्टी, है ना, और भी जितने जो अपोजिशन के पार्टीज थे वो सारे एक साथ आ गए, सपा हो गया, और ये सारे जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट जो है वो खड़े हो गए। अपोजिशन टू द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, उस समय वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो आया था और इसके खिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ये भी जो है वो एक पॉइंट ऐड कर दिया गया कि कॉमन कंसेंसस जो है वो इंपॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट के तहत जो है वो लाया गया। फोकस ऑन डेवलपमेंटल एजेंडा। अब पार्टीज को ये बात लग गया है, अपोजिशन पार्टीज को, कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो बातें बनाकर, है ना, इलेक्शंस नहीं जीत सकते हैं। तो डेवलपमेंटल एजेंडा के ऊपर जो है वो फोकस करना पड़ेगा रैदर देन एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स। एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है, जैसे कास्टिज्म का पॉलिटिक्स, है ना, क्षेत्रवाद का पॉलिटिक्स, रीजनलिज्म का पॉलिटिक्स, ये सब सारा एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स है। तो इसके ऊपर फोकस न करके हमें डेवलपमेंटल एजेंडा पर भी जो है वो फोकस करना पड़ेगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ कॉमन ग्राउंड फॉर अपकमिंग बिहार इलेक्शंस। उस समय बिहार इलेक्शन नहीं हुए थे और आम आदमी पार्टी को या अपोजिशंस को जो है वो डिफीट मिला था, तो ऐसा माना जा रहा था कि वो बिहार इलेक्शंस में एकजुट होकर जो है वो दिखेंगे, और दिखा भी था, लेकिन उनको उतनी सीट्स जो है वो नहीं मिल पाई। कांग्रेस में नॉट गेट द ड्राइविंग सीट, है ना, कांग्रेस जो है वो उनको ड्राइविंग सीट नहीं मिलेगा, ऐसा जो है वो प्रिडिक्शन जो है वो, है ना, चल रहा था उस समय, तो ये मैंने लिखा था। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी, है ना, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का रिक्वायरमेंट है, बी आर अम्बेडकर साहब का कोट है, तो ये मैंने लिखा। तो आप देखिए कि क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन लेवल पर पूछा गया है। मतलब इसमें कुछ पता नहीं लग रहा है कि क्या लिखना था, लेकिन फिर भी गोल मोल तरीके से, है ना, आपके पास जो ऑलरेडी जो, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड नॉलेज का यूज करना। मतलब इतने लंबे समय से जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आपके पास जो एक एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो, है ना, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का हो, सोशियोलॉजी का हो, किसी भी चीज का जो आपके पास एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, उसको बस इस्तेमाल करके जो है वो आप आंसर्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये एक तरह से जो है वो दर्शाया गया है। बहुत अच्छे आंसर्स भी इसमें लिखे जा सकते थे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में, है ना, टू रिकलेक्ट दोज पॉइंट्स और फिर उसको इंप्लीमेंट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो थोड़ा सा इसमें जो है वो, है ना, प्रयास किया गया है कि गोल मोल बातें करके भी जो है वो कैसे आंसर्स को जो है वो प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है, या फिर उसमें वैल्यू एडिशन करके कैसे जो है उसको ठीक ठाक लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए, अब पहला जो है वो पॉइंट क्या है कि इसके युद्ध के कारणों के ऊपर प्रकाश डालना है, मतलब थ्रोइंग लाइट ऑन द कॉजेज ऑफ दिस वॉर, है ना, डिस्कस इट्स इफेक्ट्स ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसके विश्व राजनीति पर पड़ने वाले जो है वो प्रभावों का चर्चा कीजिए। तो इसमें दो पार्ट इंपॉर्टेंट है कि एक इसमें हमें रशिया यूक्रेन वॉर के कारणों के बारे में चर्चा करना है, और इसका इफेक्ट जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या होगा इसके बारे में चर्चा करना है। इसके अलावा आप कुछ भी लिखिए, लेकिन ये दो चीज तो लिखा हुआ होना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। वॉर एनीवेयर इज थ्रेट टू जियो पॉलिटिक्स एवरीवेयर। आंतोनियो गुतरेस यूएन सेक्रेटरी जनरल है, इनका ये कहा हुआ एक कोट है ना, कि वॉर कहीं पर भी हो
ये जियो पॉलिटिक्स के लिए खतरा है सभी जगह। जैसे आप देखिए ना अभी कि है ना, यूएस ईरान वॉर जो चल रहा था उसके वजह से पूरा जियो पॉलिटिक्स जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है, तबाह हो गया है। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल का एक कोर्ट से स्टार्ट कर दिए, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड जो है ये टॉपिक है। तो इस प्रकार से आप जो है वो कोर्ट्स का संकलन पहले से करके रख सकते हैं, ताकि आप उसको एग्जामिनेशन में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो वहां पर आप डाल दें। रशिया यूक्रेन वॉर मार्क्ड लॉन्ग स्कफल पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। अब कोल्ड वॉर एरा जब समाप्त हुआ था, शीत युद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद से चलने वाले वॉर में सबसे लंबा वॉर जो है वो एक तरह से रशिया यूक्रेन वॉर के तरह जो है वो हम लोग इसको देखते हैं, मार्किंग, है ना। अब इस वॉर की वजह से क्या हुआ है, तो ह्यूमैनिटेरियन लॉस हुआ है, मानवता जो है वो समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, मॉनेटरी लॉस हुआ है, फिनेंशियल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुआ है। मतलब जो बहुत सारी चीजें थी उसकी कीमतें जो है बहुत बढ़ गई, जैसे वीट का सप्लाई यूक्रेन से होता था बहुत सारे, है ना, कंट्रीज में, वो जो है वो डिसरप्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप देखिए कि इंट्रोडक्शन में एक कोट हो गया, और उस कोर्ट का, है ना, जो है कोर्ट के बाद जो है वो हमने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे दिया कोल्ड वॉर का, और इस वॉर से क्या क्या लॉस जो है वो हमें झेलने को मिला है वो भी जो है वो हम लोग दिखा दिए, है ना, कि ह्यूमैनिटेरियन लॉस हुआ, मॉनेटरी लॉस हुआ, फाइनेंशियल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ। तो इस प्रकार से एक हॉलिस्टिक इंट्रोडक्शन जो है वो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन ये लंबा है, लेकिन यदि आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके रखे हैं तो इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। तो अब हमारा पहला जो टॉपिक था वो है कॉजेस, कॉज दिखाना हमें कि इसके कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहला कॉज आपको पता है कि रशियन हेजेमनी इन द रीजन, है ना, रशिया जो है वो, है ना, अपने पूरे यूएसएसआर वाला जो पूरा उसका एरिया है उसको जो है वो कंट्रोल करना स्टार्ट चाहती है, और अपना हेजेमनी जो है वो स्टैब्लिश करना चाहती है। दूसरा, जो जेलेंस्की से पहले प्रेसिडेंट थे, प्री जेलेंस्की प्रेसिडेंट, मतलब यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे प्री जेलेंस्की, जेलेंस्की से पहले जो प्रेसिडेंट थे, यदि उसका नाम यहाँ पे लिख दिया जाता तो और ज्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन नाम मुझे याद नहीं था, अभी भी मुझे याद नहीं है, देख लीजिएगा। तो जो जेलेंस्की से पहले प्रेसिडेंट थे वो प्रो रशियन थे, मतलब कि रशिया के प्रति वो समर्पित थे। और जैसे ही, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, और जैसे ही जेलेंस्की आए तो उनको यूरोप जो है वो, है ना, सपोर्ट करने लगी, ठीक है, यूएस जो है वो उनको सपोर्ट करने लगा, तो फिर वो जो है वो, है ना, रशिया के विरुद्ध जो है वो चले गए। तो एक रीजन ये भी है कि जेलेंस्की से पहले जो प्रेसिडेंट है, जियो पॉलिटिक्स में ये खास तौर पर देखने को मिलता है ना, कि उससे पहले यदि कोई प्रेसिडेंट है जो किसी कंट्री के बहुत करीब है तो वॉर नहीं होगा, बाद में जैसे ही प्रेसिडेंट चेंज होगा उसके व्यूज चेंज होंगे, है ना, अलग होंगे, तो वॉर हो जाएगा। नेक्स्ट, रशियन सपोर्ट टू द लुहांस्क एंड डोनबास्क रीजन, है ना। तो रशिया का सपोर्ट जो है वो लुहांस्क और डोनबास्क रीजन में, रशिया जो है वो, बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि लुहांस्क और डोनबास्क रीजन में रशिया जो है वो फंडिंग करती है, ताकि वहां के लोग जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दें, या नहीं तो रशिया में मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, कि एलीज्ड इंटेंशन ऑफ यूक्रेन टू ज्वाइन नाटो, है ना, कि यूक्रेन जो है वो किसको ज्वाइन करना चाहती थी, तो नाटो को ज्वाइन करना चाहती थी। तो आप देखिए कॉजेज में सब तरह के कॉजेज जो है वो हम लोगों ने, है ना, इंक्लूड कर लिया। पहला, कि उस क्षेत्र में क्या चल रहा है। दूसरा, उसके उस कंट्री के जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। तीसरा, है ना, यदि कोई अलगाववादी सोच चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और चौथा, कि यदि कोई कंट्री है और वो, ये यदि कोई, है ना, कोई यदि पर्टिकुलर ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है, क्या वो भी एक रीजन है, तो बिल्कुल वो एक रीजन है, नाटो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती है। तो सब तरह से हम लोगों ने जो है उसको इंक्लूड कर लिया। अब दूसरा जो हमारा आंसर, मतलब क्वेश्चन का डिमांड था, वो था इफेक्ट ऑन वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स। तो पोलराइजेशन जो है वो इससे हो गया है ग्लोबल पावर का, मतलब दो फैक्शंस में जो है वो सारे कंट्रीज बट गए हैं। एक यूएस सपोर्टिंग नेशंस है और एक रशियन सपोर्टिंग नेशंस है। यूएस सपोर्टिंग नेशंस में जैसे इजराइल हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब रशिया के विरुद्ध हैं। और रशियन सपोर्टिंग नेशंस जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो एक तरह से, है ना, इसका क्या हो गया, तो दो अलग अलग फैक्शंस में गुट जो है वो उसमें टूट गया है पूरा वर्ल्ड। उसके बाद डिसरप्शंस जो है वो यूएन में देखने को मिला है, और सैंक्शंस जो है वो रशिया के ऊपर इंपोज कर दिया गया है ना। आप देखे हैं कि रशिया के ऊपर जो है सैंक्शंस इंपोज कर दिया गया। जैसे उस समय आई थिंक शायद ओलंपिक्स चल रहा था, तो उसमें जो है वो रशिया को इंक्लूड नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया रशिया के नाम से, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे सैंक्शंस जो है वो इंपोज कर दिया गया। फोकस ऑन जियो पॉलिटिक्स, ऑन गोइंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन यूक्रेन। अब जो पूरा जियो पॉलिटिक्स है वो किसके ऊपर फोकस्ड हो गया है, तो यूक्रेन में जो ऑन गोइंग क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर जो है वो फोकस्ड हो गया है ना। कुछ पीस एफर्ट्स भी किए गए हैं, है ना, कंटेम्प्रेरी प्रेसिडेंट, है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा। लेकिन मेजर ब्लॉक हेड क्या है, तो सॉवर्जिनिटी प्रिंसिपल है। सॉवर्जिनिटी प्रिंसिपल मतलब क्या, कि ये बार बार एलिग किया जा रहा है कि दूसरे कंट्रीज जो है वो हमारे इंटरनल मैटर्स पे जो है वो इंटरफेयर ना करे। रशिया की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि ये हमारे क्षेत्र का जो है वो डिस्प्यूट है, और मैं सक्षम हूं इसको सॉल्व करने के लिए। कोई और कंट्री आकर मुझे ये ना बताए कि हम जो है वो कैसे अपने मैटर्स को जो है वो इंक्लूड, है ना, होल्ड करेंगे। तो ये कुछ इंपैक्ट जो है वो हमें देखने को मिला है। ग्रोथ ऑफ फैक्शनलिज्म, है ना, फिर वही गुटबाजी इन जियो पॉलिटिकल ऑर्डर। अब देखिए ये रिपीटेड पॉइंट है, इसको रिपीट नहीं करना था, है ना। ये क्या हो गया, रिपीटेड पॉइंट। जो ऊपर हम लिखे हैं, है ना, फैक्शंस में, दो फैक्शंस में बट गया, यूएस फैक्शन और रशियन फैक्शंस में, तो ये सफिशियंट था।
लेकिन गलती से यहाँ पे फिर से जो है ये रिपीट हो गया है ये पॉइंट, तो दिस इज ब्लंडर, इसको जो है वो नहीं करना चाहिए था। इंक्रीज्ड फूड प्राइसेस इफेक्ट द जियो पॉलिटिक्स, अब क्योंकि यूक्रेन जो है वो सप्लाई करती है ना, क्या चीज, वीट को सप्लाई करती है बड़े पैमाने पर, तो फूड प्राइसेस जो है वो बढ़ बढ़ गए हैं, क्योंकि वो सप्लाई जो है वो चेन डिस्टरप्ट हो गया है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ वॉर, एक छोटा सा कंक्लूजन है कि पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ वॉर जो है वो होना चाहिए। तो दोनों पार्ट्स को जो है वो एक तरह से आप एड्रेस कर सकते हैं कि क्या उसके कॉजेस थे, है ना, और फिर उसके बाद एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद जो है वो क्या उसका इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल था, मतलब लोगों को लग तो रहा था कि ये प्रश्न जो है वो आ सकता है, लेकिन इस फॉर्म में आएगा वो नहीं पता था कि महाकुंभ फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया फ्रॉम 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 की। महाकुंभ जो है वो 13 जनवरी 25 से लेकर 26 फरवरी 25 तक जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ, है ना। यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। हाउ वाज दिस फेयर अ सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, रिलीजियस फेथ एंड सोशल हार्मनी, इसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, है ना, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो एक इसमें हम लोगों ने जो है वो लिखा है कि महाकुंभ वाज द टेस्टिमनी ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस शोइंग पोटेंशियल ऑफ इंडिया टू होल्ड मेगा इवेंट्स। ठीक है, महाकुंभ जो है वो क्या है, तो भारतीय संस्कृति को दिखाता हुआ, है ना, एक मेगा इवेंट था, और इसने ये दिखाया कि भारत भी जो है वो इस प्रकार के मेगा इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकता है। मतलब 60 करोड़ लगभग जो है वो लोगों ने डुबकी लगाया था, है ना, महाकुंभ में। तो ये एक नॉर्मल सा जनरलिस्टिक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन और अच्छा हो सकता था, आप लोग है ना इसको और अच्छा जो है वो बना सकते हैं, लेकिन अब महाकुंभ हो गया तो अब ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन और अच्छा इंट्रोडक्शन जो है वो इसमें हो सकता था। सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर कैसे है ये, तो अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, है ना, अब तीनों तीन अलग अलग चीज आपको पूछा गया है कि इंडियन कल्चर, दूसरा रिलीजियस फेथ, और तीसरा सोशल हार्मोनी, तो तीनों को अलग अलग जो है वो हम लोग डील करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला, सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर कैसे है, तो अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी द कॉन्स्टलेशनल कोइंसिडेंस वाज मार्क्ड पोस्ट 144 इयर्स टर्निंग महाकुंभ इनटू अ मेगा इवेंट, है ना, कि भारतीय कल्चर के हिसाब से यदि देखें तो ये इंडियन माइथोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, और ये बोला गया कि इस प्रकार के नक्षत्र जो है वो 144 साल फिर से बाद आए हैं, जो कि महाकुंभ को एक मेगा इवेंट में जो है वो कन्वर्ट करता है। तो ये लिखना, लिख भी सकते थे, ये नहीं भी लिख सकते थे, इस पॉइंट को जो है वो अवॉइड भी किया जा सकता था, क्योंकि ये थोड़ा सा, है ना, चेकर को ऐसा दिखा रहा है कि जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा माइथोलॉजी में बिलीव करने वाला स्टूडेंट है। तो यदि इस पॉइंट को लिखते भी ना तो सबसे नीचे जाकर लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको पॉइंट को पहले पे लिख दिया है, जो कि मैंने जो है वो गलत किया है। ठीक है, तो ये जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फोस्टर द स्पिरिचुअल अटैचमेंट इन द मॉडर्न एरा, है ना, मार्क्ड बाय मोरल डीके, ये मोरल डीके एंड लॉस ऑफ सोशल इथोस। देखिए ये पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा है। इस पॉइंट में क्या है कि आज के समय में स्पिरिचुअल अटैचमेंट से लोग जो है वो दूर भाग रहे हैं, और आज का एरा जो है वो क्या है कि सी से रिलेटेड है। तो मोरल डीके और लॉस ऑफ सोशल इथोस, है ना, कि लोग जो है वो मोरालिटी बिल्कुल ही समाप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार के एरा में यदि इस प्रकार का मेगा इवेंट हो रहा है तो लोगों को वो रिजोनोवेट करने का काम कर रहा है कि वो फिर से जो है वो अपने मोरल वैल्यूज के साथ जो है वो जुड़ सके। तो ये पॉइंट जो है वो लिखा जा सकता था। अब रिलीजियस फेथ को ये कैसे दिखाता है, तो आपको पता है कि 50 करोड़ से अधिक पिलग्रिम्स जो है वो इसमें इन्होंने जो है वो डुबकी लगाया, है ना, नेशन से और पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे देश से भी आए। मेजर डेज थे कुछ द्वीप के, जैसे मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति, शिवरात्रि हो गया। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जो है वो मिलती है, आपको पता है। तो ये एक मदरली फिगर जो है वो दिखाता है कि भारतीय लोग जो है वो कैसे, है ना, नदियों को या फिर कल्चर को अपने प्रिजर्व करने के लिए जो है वो उसको एक ह्यूमनिस्टिक जो है वो, है ना, वैल्यूज प्रोवाइड करती है, मदरली फिगर जो है वो प्रोवाइड करती है। इससे इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ता है, रिलीजियस मोटिव्स जो है वो बढ़ता है। सोशल हार्मनी कैसे ये दिखाया, तो अलग अलग सेक्ट के लोग, क्लास के लोग, क्रीड के लोग, जेंडर के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, तो जो एक सोशल हार्मनी को प्रेजेंट करता है। डिस्प्लेड द कल्चर ऑफ यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी, जो हम लोग बोलते हैं, है ना, कि विविधता में एकता को जो है प्रेजेंट किया है। तो ये सब जो है वो पॉइंट्स लिख सकते थे। महाकुंभ वाज एग्जेम्पलरी इवेंट, महाकुंभ एक बहुत ही एग्जेम्पलरी इवेंट था। मेकिंग इथोस ऑफ वाइब्रेंट इंडिया, मार्किंग इथोस ऑफ वाइब्रेंट इंडिया, जो वाइब्रेंट इंडिया के इथोस को दिखाता है। अब यहाँ पर ऐड किया जा सकता था। तो महाकुंभ के समय में ना बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स हुए थे, उन कल्चरल इवेंट्स का रेफरेंस इसमें नहीं है। जैसे एक कल्चरल इवेंट हुआ था जिसमें अलग अलग जो जगह के, जैसे साउथ के बहुत सारे जो है वो, है ना, गायक आए थे, डांसर्स आए थे। तो इस प्रकार से ये कल्चरल, है ना, एक एक तरह से कल्चरल जो है वो हार्मनी को दिखाता है ये। ठीक है, तो वो जो है वो इसमें ऐड हो सकता था। और कुछ जो पॉइंट मैंने बोला कि जैसे पहला पॉइंट मैंने माइथोलॉजी का लिख दिया, तो वो जो है वो अवॉइड हो सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये सब कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स हैं, जो मिस्टेक्स आपको ध्यान रखना है, ताकि चेकर को ये ना लगे कि आप बहुत ज्यादा जो है वो माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचने वाले इंसान हैं, है ना।
नेक्स्ट सर क्वेश्चन। इसमें ना हम्म एक क्वेश्चन पूछना था सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी प्रमोट कर रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रमोट कर रहा है, वो भी पॉइंट जो है वो ऐड हो सकता था। उसमें कुछ ना ओके बहुत सर। सारे इवेंट्स हुए थे, वो इवेंट्स मुझे उस समय याद नहीं था, दो आई हैड स्टडीड, मैंने पढ़ा था, लेकिन वो फिर उस समय वो स्किप हो गया एग्जामिनेशन हॉल में, दिमाग से निकल गया। तो वो इवेंट्स जो है वो यदि लिखा जाता इसमें, तो ये और अच्छा आंसर जो हो सकता था। अभी सिर्फ इस आंसर में क्या है, तो एक तरह से वर्ड्स प्ले है ना, कुछ कुछ चीजें हैं जो सच में हुई थी वहां पर, लेकिन वर्ड्स प्ले जो है वो ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, थ्रो डिटेल्ड लाइट ऑन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस। देखिए ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल टॉपिक था, और ये मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको प्रिपेयर करके गए थे ये, और ये बहुत सारे अच्छे आंसर्स भी जो है वो इसमें लिखे गए कि, है ना, कि बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और महत्व, दो चीज पूछा गया, एक तो आवश्यकता है ना, और दूसरा क्या चीज, तो महत्व, तो दोनों चीज जो है वो हमें लिखना है। तो कास्ट बेस्ड सेंसस दाउ डिबेटेड, है ना, बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो चर्चा हुआ, कुछ लोगों ने बोला कि सही है, कुछ लोगों ने बोला गलत है, कुछ लोगों ने बोला पॉलिटिकल पार्टी इसका इस्तेमाल करेगी अपने, है ना, पर्सनल फायदा के लिए। लेकिन दैट ब्रॉट मच रिक्वायर्ड डेटा, है ना, पहले क्या था कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं था, है ना। आपको याद होगा कि 2011 में भी जो है वो, है ना, जनगणना हुआ था जिसमें कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्ट किया गया था, लेकिन उसको कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया, है ना। तो मच रिक्वायर्ड डेटा, डेटा हमारे पास था ही नहीं, टू द डार्क लैंडस्केप ऑफ पॉलिसी फ्रेमिंग। तो कास्ट बेस्ड सेंसस डिबेटेड है, लेकिन इसने हमें वो डेटा प्रोवाइड किया, वो डेटा जो हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ कुछ लिखने का तरीका बस आप सीख सकते हैं यहाँ से, कि डार्क लैंडस्केप है ना, उसमें कोई डेटा नहीं है, और उसको ये डेटा जो है वो लेकर आया, डिबेटेड है ये, मतलब कम से कम शब्द में कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप एक्सप्रेस कर सकें, तो वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। अब इसके कुछ डेटा के बारे में तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि कास्ट बेस्ड सेंसस पूछा है, तो आउटकम तो ईबीसी 36%, ओबीसी 27%, एससी लगभग 19.65%, एसटी जो है वो 1.68% और अनरिजर्व जो है वो 15.5% है। तो ये डेटा आने से क्या हुआ कि रिक्वायर्ड टेलर्ड सॉल्यूशन फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्टेट गवर्नेंस, मतलब इन सब में से ऐसे बहुत सारे क्षेत्र के लोग हैं, बहुत सारे सेक्ट के लोग हैं जो क्या है, तो अभी भी बहुत ज्यादा जो है वो दबे हुए हैं, और उनको डेटा की जरूरत है ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, किसमें, तो स्टेट गवर्नेंस में। तो ये डेटा जो है वो हमें पता चलता है। अब इसका दो पार्ट जो है वो पूछा गया, एक तो इंपॉर्टेंस और नीड, है ना, नीड एंड इंपॉर्टेंस, मतलब आवश्यकता और महत्व। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसका, रिक्वायरमेंट फॉर द टेलर्ड सॉल्यूशंस। टेलर्ड सॉल्यूशंस मतलब क्या हो गया, कि अब जैसे जो जिस कास्ट के लोग बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, उनके लिए हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता है। तो स्पेसिफिकली उस कास्ट को ध्यान में रखते हुए, या फिर उस सेक्ट ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए सरकार को स्कीम ला सकती है। जैसे द ईबीसी एंड ओबीसी, है ना, दाव मोर देन 60%। आप देखिए कि ईबीसी और ओबीसी यदि हम लोग मिला लें तो 63% के आसपास हो जाता है ना, 36+27। लेकिन ये 60% से अधिक है बिहार की जनसंख्या में, लेकिन सिर्फ 25% लोग ही जो है वो सरकारी जॉब में हैं अभी, ईबीसी और ओबीसी मिला के। तो इस डेटा से पता चलता है कि इन लोगों के लिए और ज्यादा जो है वो प्रयास करने की आवश्यकता है। लैक ऑफ डेटा प्रिवेंटेड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ऑन पॉजिटिव एंड हैंड होल्डिंग स्केल। अब ये डेटा नहीं होने की वजह से, है ना, क्या होता था कि जो हैंड होल्डिंग स्केल पे डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, किसी को पकड़कर, है ना, उसके उसके हाथ को पकड़कर हमें डेवलपमेंट कराना है, तो वो नहीं हो पा रहा था। ब्रॉट ग्रे जोन्स, है ना, ग्रे जोन्स जो है वो हमारे सामने में लेकर आया, विच रिक्वायर्स मोर इम्पिटस, जिसके और ज्यादा धक्का की जरूरत है। जैसे डोम कम्युनिटी, मुसहर कम्युनिटी, ये सब जो है वो अभी भी लैकिंग है, ये कास्ट बेस्ड सेंसस में क्लियरली रिफ्लेक्ट होकर आया है। उसके बाद थर्ड जेंडर्स, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेल और फीमेल के बारे में चर्चा क्यों करें, अब ट्रांसजेंडर्स का भी जो है वो टाइम आ गया है। तो थर्ड जेंडर्स के बारे में ये बताता है कि थर्ड जेंडर्स जो है वो पिछड़े हुए हैं कास्ट बेस्ड सेंसस में, उनका भी जो है वो कैलकुलेशन किया गया है। फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर में कैसे रिफॉर्म्स किया जाए, है ना, इन कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, ये भी जो है वो हमें पता चलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, नीड है। कुछ लिमिटेशंस भी लिख सकते हैं आप, जैसे इस डेटा का मिसयूज हो सकता है पॉलिटिकल गेन के लिए, मैनिपुलेशन हो सकता है इस डेटा में, है ना। अब डेटा यदि कलेक्ट हो गया तो सरकार अपने हिसाब से, या फिर जो कलेक्टिंग एजेंसी है वो भी मैनिपुलेट कर सकती है, मतलब एरर हो सकता है इसमें। ब्रिंग्स कास्ट एंगल, अब देखिए हम लोग जो है वो कास्टलेस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, धीरे धीरे हम लोग ये बोलते हैं कि हमें एक ऐसे सोसाइटी की तरफ बढ़ना है जिसमें कास्ट, क्रीड, जेंडर, ये सब रिलीजन कुछ भी ना हो, है ना, मतलब सबको जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस मिले। लेकिन यदि कास्ट बेस्ड सेंसस हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि हम फिर कास्ट एंगल को जो है वो लेकर आ रहे हैं, मतलब यहाँ के पॉलिटिक्स में हम कास्ट को जो है वो सेग्रीगेट ही नहीं कर सकते हैं। तो ब्रिंग्स कास्ट एंगल व्हिच इंक्रीजेस डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो बढ़ाता है। तो एसईसीसी इज द पाथ टू टेलर सॉल्यूशन इन बिहार, है ना, छोटा सा एक कंक्लूजन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है वो इस आंसर को जो है वो अप्रोच किया जा सकता था। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, एनालाइज लॉजिकली व्हाट द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या जो है वो फ्यूचर होगा, विल बी, है ना, एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल अंडर द लीडरशिप ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए
इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है उसके बारे में वो लोग लिखना स्टार्ट कर दिए, है ना, और बहुत कम पॉइंट जो है वो इसके बारे में लिखे कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा, कि प्रेसिडेंट इलेक्शन अमेरिका में कैसे होता है, कितने वोट्स मिले, कितने सीट्स मिले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, ये सब नहीं लिखना था। ये सब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है ही नहीं। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि जो नए अभी चुने गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, है ना, डोनाल्ड ट्रंप, उनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो अमेरिका का क्या जो है वो दिशा होगा, ये हमें बताना है सिर्फ। तो हमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में चर्चा ही नहीं करना है। कुछ कुछ चीजें चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसके डेटा फैक्ट्स बेसिक्स के ऊपर जाकर हम जो है चर्चा नहीं करना है हमें, क्योंकि वैसे भी ये शॉर्ट आंसर है और आपको जो है वो पेजेस कम मिले हैं। तो इसको कैसे स्टार्ट किया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स अंडर डोनाल्ड ट्रंप फोकसेस ऑन मागा, तो आपको पता ही है मागा जो है इसका मेन थीम था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, टू बूस्ट इट्स इंटरनल पोटेंशियल एंड प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ रिसोर्सेज टू इट्स सिटीजन, है ना, कि अपने सिटीजन्स, जो इनका इनका हमेशा से डिमांड रहा है कि कैसे हमारे सिटीजन्स के जो हक है वो बाहरी लोग आकर जो है वो लेकर जा रहे हैं, तो इसको बूस्ट करने के लिए जो है वो फोकस कर रही है मागा, है ना। तो ये उनका मेन मोटिव है अंडर द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 2.0। अब एक स्टडी था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उस समय बहुत पॉपुलर था, तो वो मैंने कोट किया है, स्टडी बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑन करंट सिचुएशन ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिवील्ड द फॉलोइंग, है ना, कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टडी से क्या क्या पता चला। पहला, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस यूएस इकोनॉमी, ये बताया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कि जो मागा वगैरह जो थीम लेकर आई है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप, इसके वजह से क्या होगा कि वहां की इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट मिलेगा, मतलब अपने इकोनॉमी के ऊपर जो है ज्यादा फोकस किया जाएगा रादर देन द ग्लोबल इकोनॉमी। दूसरा, फोकस ऑन पीस, जस्टिस और हार्मोनी, है ना, ये तीन चीज के ऊपर जो है वो फोकस करेगी कि कैसे अमेरिकन को जो है वो तीन चीज प्रोवाइड किया जा सकता है ना, मागा के नेतृत्व में। एग्जिट फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डब्ल्यूएचओ में पोज हेल्थ क्राइसिस टू द ग्लोबल वर्ल्ड, आप देख रहे हैं कि मोर देन 60, है ना, 60 से अधिक, मोर देन 60 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो क्या कर चुकी है, तो एग्जिट कर चुकी है। अब इसका इम्पैक्ट, क्योंकि यूएस जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स है पॉलिटिकली और जो है वो डिफेंस के फॉर्म में भी यदि आप देखें तो और वो बहुत ज्यादा फंडिंग भी प्रोवाइड करती है बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। तो यदि यूएस एग्जिट कर जाता है तो इसके वजह से क्या होगा कि ग्लोबल थ्रेट जो है वो दिखने को मिल सकता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। नेक्स्ट, टैरिफ वॉर में पोटेंशियली लीड टू क्लोजिंग ऑफ यूएस इकोनॉमी। अब आप देख रहे थे कि कैसे टैरिफ वॉर चल रहा था भारत और यूएस के बीच में, यूएस और चाइना के बीच में, है ना। तो इसके वजह से क्या हो सकता है, टैरिफ यदि बढ़ा दिया जाए चाइना के गुड्स के ऊपर, है ना, इंडियन गुड्स के ऊपर, तो क्या होगा कि यूएस की इकोनॉमी एक तरह से जो है वो, है ना, क्लोज्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगा, कि वो बाहर से किसी चीज को आने ही नहीं देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इसके ऊपर बहुत फोकस किया गया है टैरिफ के ऊपर, है ना। मागा में हैम्पर सर्विस सेक्टर, मागा जो वो सर्विस सेक्टर को हैम्पर कर सकता है, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य क्या था कि जो आईटी सेक्टर है, बेसिकली आईटी सेक्टर में बहुत सारे भारतीय जो है वो यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, है ना। तो इनको जो हक जो है वो अंग्रेजों को, सॉरी आई मीन अमेरिकन को मिलना चाहिए, वो हक जो है वो कौन लेकर जा रहा है, तो बाहरी लोग जो है वो लेकर जा रहे हैं, स्पेशली इंडियंस लेकर जा रहे हैं। तो मागा करने से क्या होगा कि सर्विस सेक्टर को जो है वो हैम्पर हो सकता है। अब जैसे नासा है, उसमें बहुत सारे इंडियंस जो है वो क्या है, तो उसमें साइंटिस्ट हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो है वो हैम्पर हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो ये भी लिख सकते थे हम लोग। एक्सेसिव फोकस ऑन सेल्फ इकोनॉमी, अब यदि अपने इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो मे ब्रिंग स्लगिशनेस टू द इकोनॉमी, इकोनॉमी का रफ्तार जो है वो क्या हो जाएगा, तो धीमा हो जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डेटा से जो है वो मैंने कोट किया था, ये विजन के मैगजीन में दिया हुआ था, तो वहां से जो है वो उठा के डायरेक्ट जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हो सकता है कि यूएसए में इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड लीडर, आगे आने वाले समय में मागा के बदौलत से यूएसए क्या बन सकता है, तो वर्ल्ड लीडर बन सकता है पोस्ट पीरियड ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अभी जो पीरियड चल रहा है जिसमें यूएस जो है वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रही है, मतलब कि अपने ऊपर फोकस कर रही है, इसके बाद यूएस जो है वो फिर से वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर के आ सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ड्यू टू एक्ट ऑफ सेपरेटिज्म, अब जैसे 60 से अधिक जो है वो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट कर लिए, तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज हो सकती है ना, जियो पॉलिटिक्स में। तो 10 मागा प्रोमिसेस अ बेटर फ्यूचर, है ना, बट देयर इज हेवी रिक्वायरमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, तो मागा की वजह से, है ना, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 2.0 में बेटर फ्यूचर जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन, है ना, इंट्रोस्पेक्शन करने की जो है वो क्या है, तो आवश्यकता है। तो इस प्रकार से मतलब जो है वो अलग अलग डायमेंशन को कवर करते हुए जो है वो आप आंसर्स जो है वो लिख सकते थे। तो आप देखें कि शॉर्ट आंसर जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेचरस है ना, उसमें बीपीएससी जो है वो नई नई चीजों को ऐड करने का प्रयास कर रही है। तो कैसे क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग टैकल कर सकते हैं और डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस पे जो है वो स्टक रह सकते हैं, इसके बारे में जो है वो हम लोगों ने देखा। जो लॉन्ग आंसर्स पूछे गए थे 70th बीपीएससी में, वो बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल लाइंस पर थे, और जो न्यूज में चर्चा में चल रहे टॉपिक्स थे उसी के ऊपर फोकस किया गया था। लेकिन उसको भी हम लोग जो है वो एक बार देख लेते हैं, ताकि आपके माइंड में जो है वो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बैठ जाए। दूसरा,
है ना। दूसरा कि ये जब हम लोग समाप्त कर लेंगे तो फिर हम लोग फाइनली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मिस्टेक्स जो है वो आप लोगों को नहीं करने। तो उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, है ना। यूसीसी को इंप्लीमेंट करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा बन गया है, तो उत्तराखंड बन गया। ऑल्सो एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, है ना। एक्सप्लेन द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन दिस रिगार्ड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है इसके बारे में जो है वो एक्सप्लेन करना है। और ऑल्सो एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है कि व्हाट चेंजेस विल इट ब्रिंग टू द इंडियन सोसाइटी ऑन सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लीगल बेसिस। देखिए क्वेश्चन में दो पार्ट है ना। एक पार्ट क्या है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब जो है वो समान, एक समान नागरिक संहिता क्या है उसको समझाना है। और दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि आ जाती है तो समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और कानूनी आधार पर जो है क्या परिवर्तन होंगे इसके बारे में जो है आपको बताना है। तो लंबा क्वेश्चन है और इसको आंसर को हम लोग उसी प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे। तो फिर से एक कोट से स्टार्ट किया हुआ है कि देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन लॉज टू अवॉइड एनी मिसकंसेप्शन एंड मिसगवर्नेंस। ठीक है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब अभी जस्ट हम लोगों ने खत्म किया कि आप देखें कि कैसे इन्होंने जो है वो संविधान को ड्राफ्ट किया था। और ड्राफ्ट करते समय इन्होंने बोला था कि लॉज में जो है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। और यूनिफॉर्मिटी होने से क्या होगा कि जो मिसकंसेप्शन है या फिर मिस गवर्नेंस है ये क्या होगा, तो नहीं होगा, है ना। तो ये बी आर अम्बेडकर का कोट है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक तरह से इसी दिशा में, है ना, उठाया गया एक कदम है। तो इसीलिए ये कोट जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा रेलिवेंट जो है वो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन साहबानो केस, है ना, 1985 आर्ग्यूड दैट इंडिया शुड मूव टुवर्ड्स यूसीसी इन अ फेज्ड मैनर, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहबानो केस में कि भारत जो है वो यूसीसी की तरफ मूव करना चाहिए फेज्ड वाइज मैनर में, फॉर ब्रिंगिंग, किस चीज के लिए, तो जेंडर जस्टिस, है ना, जो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको खत्म करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी इन सिविल लॉज, सिविल लॉज को यूनिफॉर्म करने के लिए, और गवर्नेंस को यूनिफॉर्म करने के लिए, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये निर्देश दिए थे। उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूसीसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, है ना। उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य बन गया इसको इंप्लीमेंट करने वाला। तो आप देखिए एक हॉलिस्टिक इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, जहां पर आपको एक कोट भी दिखेगा, है ना, फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जो है वो रेलेवेंस भी दिखेगा, और ये रेलेवेंस किस तरह से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी आपको जो है वो चर्चा करने को दिखेगा। और उसके बाद उत्तराखंड मॉडल के ऊपर हमें फोकस करना है, तो वो भी जो है वो आपने, है ना, हम लोगों ने जो है वो इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है वो इंट्रोडक्शन आप डाल सकते हैं। अब व्हाट इज यूसीसी, यूसीसी क्या है पहले, क्योंकि यूसीसी के बारे में पूछा ही गया है कि यूसीसी को एक्सप्लेन कीजिए, तो पहले इसके बारे में तो समझना ही पड़ेगा कि यूसीसी है क्या, है ना, एकल नागरिक। ठीक है, इस प्रकार से तो यूसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मैरिज, इनहेरिटेंस एसेट्रा लॉज फॉर द होल नेशन, है ना, पूरे है ना भारत के लिए हम सिर्फ एक ही लॉ रखेंगे जो कि मैरिज को, इनहेरिटेंस को, इन सबको जो है वो गवर्न करेगा। अभी क्या है, अलग अलग लॉ है ना, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है ना, ठीक है, मुस्लिम्स का जो है वो अलग है ना, सरिया कानून जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अलग अलग सेक्ट के लिए जो है वो अलग अलग लॉज जो है वो एक तरह से अभी इंप्लीमेंटेड है। तो इसके वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है वो कोर्ट केसेस होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा जो है वो इश्यूज होता है यूनिफॉर्मिटी नहीं होने की वजह से। दूसरा, आर्टिकल 44 जो है वो हमारे संविधान का, जो कि डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके तहत भी जो है वो यूसीसी जो है वो डिजायरेबल है ना, यूसीसी जो है बोला गया इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यूसीसी क्या है इसके बारे में जो है वो हम लोगों ने दो तरीके से, एक तो इसका डेफिनेशन दे दिया और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है वो भी लिख दिया, यूसीसी के बारे में पता चल गया। अब स्पेसिफिकली चर्चा किया गया है कि उत्तराखंड, है ना, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सेपरेट लॉज हैं अभी, है ना, अलग अलग कम्युनिटीज के लिए, जैसे खाप पंचायत हरियाणा में बहुत फेमस है, हिंदू कोड बिल है ना, हिंदूज के लिए, सरिया लॉ है ना, ठीक है, किसके लिए, तो है ना, मुस्लिम्स के लिए। गोवा और उत्तराखंड जो है वो इंप्लीमेंट कर चुके हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। गोवा तो इंडिपेंडेंस से पहले से ही यूसीसी इंप्लीमेंट किया हुआ है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य बन गया जिसने इंप्लीमेंट किया। तो अभी तक आप देखिए कि इतना डाइवर्सिफाइड तरीके से जो है वो हम लोग आंसर्स को अप्रोच कर रहे हैं। पहले डिफिनीशन, कोर्ट बेस्ड, है ना, इंट्रोडक्शन ये सब दिखा, फिर डिफिनीशन लिखा, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखा, प्रेजेंट स्टेट्स कौन कौन से इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो सब लिखा। अब उसके बाद देखते हैं कि उत्तराखंड मॉडल के बारे में चर्चा हुआ है। तो यूसीसी मॉडल ऑफ उत्तराखंड क्या है वो भी एक बार देख लेंगे कि यूसीसी एप्लीकेबल ऑन मैरिज, है ना, इनहेरिटेंस एसेट्रा, ठीक है, उत्तराखंड में अब मैरिज, इनहेरिटेंस सबके ऊपर जो है वो यूसीसी एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये ट्राइबल पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उनके अपने लॉज होते हैं और उनको हम जो है वो छेड़ नहीं सकते हैं। और ऐसे एरियाज जहां पर आईएलपी लेना हो, इनर लाइन परमिट जो है वो लेना हो, उस एरियाज में जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन बेसिकली रहते हैं। एप्लीकेबल ऑन लिव इन रिलेशन, अब उत्तराखंड ने तो बोल दिया कि लिव इन रिलेशन में यदि कोई रह रहा है तो उसको भी रजिस्टर करना पड़ेगा, यदि रजिस्टर नहीं करेंगे तो आप जो है वो एक तरह से दंड के भोगी होंगे, है ना। तो लिव इन रिलेशन को रजिस्टर करना, तो ये जो है वो उत्तराखंड मॉडल ऑफ यूसीसी जो है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हमारा होल एंड सोल हॉलिस्टिकली जो है वो क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब दूसरा पार्ट जो है वो हम लोग चलते हैं कि यूसीसी का जो है वो इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा था कि सोशल, रिलीजियस, है ना, कल्चरल, इस प्रकार से, लीगल।
तो यूसीसी का इम्पैक्ट क्या सब है, तो सोशल इम्पैक्ट क्या है, तो यूनिफॉर्मिटी इन सोशल लॉज, है ना, एंड इथोस विल फोस्टर हार्मोनी। यदि सोशल लॉज एक तरह के हो जाएंगे तो समाज में जो है वो एक समान हार्मनी जो है वो हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज, इससे क्या होगा कि समाज में अलग अलग कम्युनिटीज और सोसाइटीज का डेवलपमेंट होगा। प्रेजेंट सिचुएशन पुशेस फॉर द डिस्प्यूट्स ओवर मैरिज एंड इनहेरिटेंस, अभी के सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता है मैरिज और इनहेरिटेंस को लेकर, जिसके वजह से क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा होता है। विमेन राइट्स को रिकॉग्निशन मिलेगा, अभी विमेन का राइट्स जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है, बहुत सारे केसेस जो है वो, है ना, पेंडिंग रहते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक को बान किया गया सायरा बानो केस में। तो इस प्रकार से यूसीसी यदि इंप्लीमेंट हो जाती है तो पूरे भारत में एक ही लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा, जिससे वुमेन्स को जो है वो डिग्निफाइड लाइफ की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। तो ये सोशल जो है वो एस्पेक्ट हो गया आपका, है ना। दूसरा एस्पेक्ट जो आपका क्वेश्चन का डिमांड था वो क्या था बताइए ना, कल्चरल एस्पेक्ट। तो डेवलपमेंट ऑफ यूनिफाइड कल्चर एंड थॉट प्रोसेस, एक प्रकार का थॉट प्रोसेस या यूनिफाइड कल्चर का डेवलपमेंट होगा। अलाइंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफाइड इंडिया, है ना, एक इंडिया, सेकुलर इंडिया एंड अखंड भारत, है ना। ठीक है, कि जो कॉन्सेप्ट है कि एक भारत होना चाहिए, सेकुलर इंडिया होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट एक तरह से सेकुलरिज्म तो हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब जैसे मैरिज का बात आता है, इनहेरिटेंस का बात आता है, तो वहां पे अलग अलग लॉज जो है वो हम इंप्लीमेंट किए किए हुए हैं। तो सेकुलर इंडिया के कॉन्सेप्ट को अभी भी जो है वो हम पीछे छोड़े हुए हैं, है ना। तो उसके साथ ये क्या करेगा, तो इम्प्लीमेंट वो होगा, अलाइन होगा। रिलीजियसली कैसे ये फॉलो करेगा, तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो प्रिवेल होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी रिलीजियस गवर्नेंस में और सोशल सेटअप में, है ना। प्रिविलेंस टू सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस लाइक बाल विवाह जैसे है, पर्दा सिस्टम जो चल रहा है बहुत सारे समाज में, समाज के अलग अलग जो है वो कास्ट में, वो क्या होगा, तो समाप्त हो जाएगा। लीगल क्या डायमेंशन होगा, तो लेस बर्डन ऑन इंडियन जुडिशरी, अभी बहुत ज्यादा कोर्ट केसेस पेंडिंग है सिर्फ और सिर्फ जो है वो, है ना, लीगल और इनहेरिटेंस मैटर को लेकर बहुत कम केसेस आएंगे, है ना। डिक्रीज इन वुमेन क्राइम्स होगा, तो ये सब जो है वो लीगल चैलेंजेस जो है वो समाप्त करेगा। अब इसके कुछ निगेटिव्स या लिमिटेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि ये सेकुलर मोटिव के अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब आर्टिकल 25 से 28 जो है वो गारंटी करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से जो है वो, है ना, क्या कर सकता है, तो अपने प्रकार का धर्म, रिलीजन, ये सब को जो है वो मान्यता जो है वो, है ना, उसके ऊपर जो है वो मान्यता रख सकता है। तो एक तरह से यूसीसी यदि इंप्लीमेंट हो जाए तो उसको ये चैलेंज कर सकता है ना, चैलेंज कर रहा है। निगेटिव्स या लिमिटेशंस में आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, लॉ कमीशन का एक रिपोर्ट है, उसने कहा था कि यूसीसी अभी जरूरी भी नहीं है और ना ही डिजायरेबल है, क्योंकि इंडिया इतना ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। तो यदि यूसीसी जैसा चीज हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपसी मतभेद और ज्यादा जो है वो बढ़ जाए। लॉ कमीशन का एक रिपोर्ट जो है उसको लिमिट करता है। दूसरा, डाइवर्सिटी को ये थ्रेट करता है ना। हैम्पर्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस कल्चर। अब यदि सभी को, यदि हम लोग एक ही तरीके के, है ना, कानून में यदि पिरो देंगे तो ये एक प्रकार से जो इंडिजिनस कल्चर है उसका डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा। तो क्या वे अहेड हो सकता है, वो भी हम लिख सकते हैं कि फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं हम लोग यूसीसी का, है ना। लॉ कमीशन का रिपोर्ट है 2023 का। डेलिब्रेशंस कर सकते हैं सारे स्टेक होल्डर से, मतलब जितने भी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, सबको बुलाकर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर जो है वो हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। प्रॉपर स्क्रूटनी हो बिल का, है ना, और होलिस्टिक अप्रोच जो है वो ऑर्गेनाइज मतलब अपनाया जाए इसको जो है वो इंप्लीमेंट करने से पहले। तो ये सब सारा सारा पोर्शन आप देखिए कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा गया है इसमें, फिर उसके बाद यूसीसी क्या है उसके बारे में लिखा गया है, फिर उसके बाद यूसीसी का प्रेजेंट मॉडल क्या है वो लिखा गया है, फिर जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन था कि लीगल, कल्चरल, है ना, सोशल पर्सपेक्टिव पे जो है वो उसका क्या क्या डायमेंशन हो सकता है वो लिखा गया है, फिर उसका लिमिटेशंस लिखा गया है। और फाइनली जो है वो कंक्लूजन है कि यूसीसी इज द नीड ऑफ आवर फॉर फोकसिंग ऑन डेवलपमेंटल एजेंडा rather than focusing on litigation for विकसित भारत एट द रेट 2047। अब देखिए, यदि 2047 तक हमें यदि विकसित भारत बनाना है तो यूसीसी जैसे प्रोविजंस को जो है वो हमें इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोर्ट केसेस कम नहीं होंगे तो हम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की वर्ड है ना, कि यूसीसी यदि आ जाता है तो अभी क्या है कि अलग अलग लॉज हैं, ये सारे लॉज मिलकर एक हो जाएंगे, तो मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो मे गेट फुलफिल्ड, है ना, ये फुलफिल्ड हो जाएगा। बट देर इज नीड फॉर प्रॉपर डेलिब्रेशन टू रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड कल्चर, है ना। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने से पहले बहुत ज्यादा डेलिब्रेशंस करने की जरूरत है, डिस्कशन करने की जरूरत है, सो दैट कि सारे रिलीजन और कल्चर को जो है वो, है ना, एक समान जो है वो क्या मिल सके, तो, है ना, स्टैंड मिल सके। सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स इन साहबानो, सायरा बानो, अंसरला मुदगल केस मस्ट बी रिमेंबर्ड, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स जो है वो याद रखने चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो यूसीसी का क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अब इसमें थोड़ा सा जो है वो पॉइंट सारे सही लिखे गए हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन जो है वो इसमें और अच्छा हो सकता था, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखा गया है इसको। तो प्रेजेंटेबल यदि और अच्छा होता, प्रेजेंटेशन मतलब वही गोला, चक्री और एरो वेरो इस सब का इस्तेमाल करके, तो और अच्छा जो है ये आंसर हो सकता था, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो ये भी बहुत प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, है ना, कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को भारत के संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ चर्चा करें, है ना, डिस्कस करना है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, एंड इट्स इंप्लीकेशन ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, इसके या पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस करना है। राइट द पोटेंशियल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस
एडवांटेजेस, इसका पोटेंशियल एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखना है कि लोकसभा और राज्यसभा मतलब सॉरी विधानसभा के यदि इलेक्शंस को यदि हम एक साथ करेंगे तो इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे वो क्या होंगे। तो इसमें देखिए 3-4 पार्ट है। सबसे पहला कि वन नेशन वन इलेक्शन को जो है वो आपको डिस्क्राइब करना है। दूसरा, इसका क्या इंप्लीकेशंस होगा फेडरल स्ट्रक्चर पर, है ना, फेडरल स्ट्रक्चर पर, उसके बारे में चर्चा करना है। और तीसरा, इसका एडवांटेज, और चौथा इसका डिसएडवांटेज जो है वो आपको चर्चा करना है। तो ये 4 चीजों के ऊपर जो है वो आपको चर्चा करना है। तो चलते हैं देखते हैं। तब यहाँ पे फिर से एक ब्लंडर हुआ है मेरे से कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस आर लाइक स्पीड ब्रेकर्स टू द डेवलपमेंटल एजेंडा ऑफ इंडिया। ये बहुत अच्छा कोट है, और ये कोट किसने कहा है, वो नाम भी सही लिखाया गया है, लेकिन ये व्यक्ति का डेजिग्नेशन जो है वो गलत लिखा गया, ठीक है, कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो है वो स्पीड ब्रेकर के रूप में काम करते हैं टू द डेवलपमेंटल एजेंडा ऑफ इंडिया। ये एस वाई कुरैशी साहब का जो है वो फॉर्मर आईएएस ये, और साथ ही साथ ये जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ईसीआई थे। तो ये सीजीआई लिखा गया। वही होता है कि तेजी में जब आप मतलब आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं तो ये सब चीज जो है वो मिस्टेक्स होता है थोड़ा सा, लेकिन ये ब्लंडर है, इसको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो है वो स्पीड ब्रेकर्स के रूप में काम करता है। कैसे? तो डेवलपमेंटल एजेंडा ऑफ द इंडिया में, है ना। तो यदि बार बार इलेक्शन होता है तो आप देखते हैं कि लोग जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में ही जो है वो लगे रहते हैं, मतलब हर एक पूरे साल जो है वो कहीं ना कहीं किसी राज्य में किसी राज्य में चुनाव जो है वो चलते ही रहता है। तो इससे क्या होता है कि डेवलपमेंटल जर्नी जो है वो हैम्पर होती है। ये, है ना, एस वाई कुरैशी साहब ने कहा था। द वन नेशन वन इलेक्शन और साइमल्टेनियस इलेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ जो है वो इलेक्शन करना, इज द मेथड ऑफ कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोकसभा, राज्यसभा, पीआरआई एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो अभी सिर्फ लोकसभा, है ना, राज्यसभा और विधानसभा, है ना, विधानसभा, इसके बारे में सिर्फ चर्चा किया गया है। अर्बन लोकल बॉडीज और पीआरआई है इसमें, लेकिन अभी वो लेटर स्टेजेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन में आएगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये रिफाइन हो सकता था। रिकमेंडेड बाय रामनाथ कोविंद कमेटी, है ना, किसके द्वारा रिकमेंड किया गया? तो आपको पता है कि रामनाथ कोविंद साहब जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनके द्वारा जो रिकमेंड किया गया, मतलब उन्हीं की कमेटी जो है उसके ऊपर अनुशंसा दी है। 18,000 पेज का जो है वो रिपोर्ट सबमिट किए हैं रामनाथ कोविंद साहब, है ना। ऑन वन नेशन वन इलेक्शन इज अ रेवोल्यूशनरी प्रपोजल टू चेंज द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द इंडिया, है ना। यदि ये इंप्लीमेंट हो जाती है तो एक तरह से जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो क्या हो जाएगा, तो बदल जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन जो है वो एक तरह से ठीक ठाक इंट्रोडक्शन है। इसमें कुछ इशू हो गया है। वो इशू, सबसे बड़ा इशू क्या हुआ है कि यहाँ पर सीजीआई जो है वो गलती से लिखा गया, ईसीआई होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो इसका बिल और प्रोविजंस, ठीक है। तो इसको लोकसभा में प्रेजेंट किया गया। इसमें 2 बिल है। पहला कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को एक साथ कंडक्ट कराया जाए, और दूसरा, है ना, गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी ऑफ दिल्ली जो है वो, है ना, दिल्ली जो है वो, उसको भी कैसे इसमें मर्ज किया जाए। तो ये 2 प्रोविजंस हैं इस बिल में। की प्रोविजंस जो है वो सजेस्ट किसमें किए गए हैं, तो एडिशन किया जाएगा आर्टिकल 82A1 से लेकर 82A6 तक, है ना, ये एडिशन किया जाएगा। तो ये एडिशन जो है वो इंडियन एक्सप्रेस से सीधा मैंने उठा के लिखा था। न्यूज़पेपर यदि आप लोग पढ़ रहे होंगे, है ना, इसलिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, तो उसमें एक एक्सप्लेन्ड जो है वो पेज आता है। तो उसी एक्सप्लेन्ड पेज में ये लिखा हुआ था की प्रोविजंस, है ना, आर्टिकल 82A1 से लेकर 82A6 तक। तो उसको मैंने सीधा उठाकर जो है यहाँ पर लिख दिया कि अमेंडमेंट्स किए जाएंगे किस किस आर्टिकल में। तो आर्टिकल 42 में, आर्टिकल है ना 83 में, सॉरी 82 में, 83 में, 172, 173, 356, इन सब में जो है वो, है ना, अमेंडमेंट किया जाएंगे। फिर 82A क्या बोलता है, तो डिसीजन, है ना, ऑफ प्रेस्क्राइब्ड डेट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन बाय प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट जो है वो एक डेट की घोषणा करेंगे कि किस दिन से ये लागू होगा। फिर 82E क्या बोलता है, 82A3 क्या बोलता है, 82A4 क्या बोलता है ना। इस प्रकार से मैंने जो है वो लिख दिया है इसको, सारे प्रोविजंस को। तो एक तरह से वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो हमारा कंप्लीटली डिफाइन हो गया यहाँ पर। इससे ज्यादा डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे पार्ट पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और तीसरा पार्ट है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को जो है वो कैसे हैम्पर करेगा। तो 2 पार्ट अभी और बच रहा है। तो पॉजिटिव्स क्या सब है, मतलब एडवांटेजेस क्या सब है इसके। तो इसमें मैंने जो है वो टेबुलर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूज किया है। ये क्लैरिटी को इनहेंस कर देता है ये मेथड, है ना। तो एक तरफ मैंने एस्पेक्ट लिखा, दूसरी तरफ इसका डिस्क्रिप्शन लिखा। तो एस्पेक्ट क्या है कि कट टू वोटर्स इलेक्शन मशीनरी, है ना। 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें 60,000 करोड़ रुपया जो है वो एक तरह से खर्च हुआ। तो इस प्रकार से लोकसभा इलेक्शन होता है, विधानसभा इलेक्शन होता है, तो मतलब सोचिए कि कितना ज्यादा पैसा जो है वो हम लोग खर्च करते रहते हैं। तो यदि एक ही साथ इलेक्शन कंडक्ट करा लिया जाए तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है इसको कम किया जा सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन विल कट इट सिग्निफिकेंटली, एक डेटा फैक्ट्स के साथ जो है वो डाल दिया। दूसरा, रिड्यूसेस वोटर फेटिग। अब आपको लोकसभा के लिए चुनने के लिए एमपी का इलेक्शन में अलग लाइन में लगना पड़ता है, विधानसभा चुनने के लिए विधानसभा, है ना, मतलब विधायक को चुनने के लिए अलग लाइन में लगना पड़ता है। तो कॉन्टिन्यूअस इलेक्शंस लीड्स टू द वोटर फेटीग, है ना। इससे क्या होता है तो लोग जो है वो, है ना, थक जाते हैं, लीडिंग टू द कंफ्यूजन अमंग वोटर्स। अब इसका एग्जांपल आपको दिखा है, जैसे अभी बांकीपुर में चुनाव हुआ था तो सिर्फ 33% लोग जो है वो वोट किए हैं, है ना, समझ रहे हैं, मतलब लोग जो है वोट करना ही नहीं चाहते हैं। स्पेशली जो है ना पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ये ट्रेंड जो है बहुत ज्यादा है। तो ये यदि वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो वोटर कंफ्यूजन या वोटर फेटीग जो है वो कम होगा। दूसरा, मैकेनिज्म डिस्टॉर्शन। अब क्या होता है कि कंटिन्यूअस इलेक्शंस की वजह से, है ना,
जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो हमेशा डिस्टॉर्ट रहता है। आप देखते हैं कि हमेशा जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी जो है वो लागू रहता है। कभी उत्तराखंड में है, कभी जो है वो राजस्थान में, कभी बिहार में, कभी पंजाब में, है ना, कभी साउदर्न स्टेट्स में। तो इससे क्या है कि मतलब एक तरह से जो एमसीसी लागू होने की वजह से बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो सही सही समय पर नहीं हो पाता है। तो मैकेनिज्म डिस्टॉर्शन, तो ये देखिए टेबल मैकेनिज्म जो है वो आप यूज कर सकते हैं, टेबल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इससे क्या होता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है। फोकस ऑन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो फोकस किया जा सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन विल इंप्रूव द डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स रादर देन द डिस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स, है ना, कि डेवलपमेंट के ऊपर लोग ज्यादा चर्चा करेंगे। कास्ट, क्रीड, जेंडर, इन सब के ऊपर जो वोट मांगने के लिए लोग पहुंच जाते हैं कि मेरे कास्ट का नेता है, मेरे कास्ट का उम्मीदवार है, ये सब जो है वो एक तरह से क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब इसके कुछ निगेटिव्स या है ना डिसएडवांटेजेस भी आपको लिखना था। तो सबसे पहला निगेटिव्स में ही जो है वो हम इंक्लूड कर लिए हैं एक और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज थ्रेट टू फेडरलिज्म। पूछा गया है क्वेश्चन में कि फेडरलिज्म को कैसे ये हैम्पर करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट इन एसआर बोमई केस, देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, है तो करंट अफेयर्स का लेकिन पॉलिटिकल एंगल से पूछा हुआ है, तो पॉलिटिका इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स वगैरह ऐड कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट इन एसआर बोमई केस डिक्लेयर्ड फेडरलिज्म एज बेसिक स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है और वन नेशन वन इलेक्शन क्या कर रहा है, तो फेडरलिज्म को जो है वो हैम्पर कर रहा है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर को भी हैम्पर कर रहा है। रिक्वायरमेंट ऑफ रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स फॉर इंप्लीमेंटेशन। अब वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो सिर्फ सरकार अपने मन से तो नहीं कर सकती है ना, केंद्र सरकार, क्योंकि इसमें राज्यों के भी इलेक्शंस को एक साथ करना है। तो सारे राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए। तो इसको स्पेशल मेजोरिटी विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स जो है वो पास करना पड़ेगा, है ना। पॉलिटी में अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ बिल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकती है, और कुछ बिल ऐसे होते हैं जो स्पेशल मेजोरिटी और उसके साथ साथ जो है वो हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स भी चाहिए होता है। तो वो भी जो है वो रिक्वायर्ड है, जबकि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रहा है। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, मास डिप्लॉयमेंट ऑफ सीआईएसएफ, सीआरपीएफ एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, है ना। जब भी इलेक्शन होता है तो आप देखते हैं कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, है ना, इन सब के पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है वो मास लेवल पर डिप्लॉय किया जाता है। 5 मिलियन से अधिक वीवीपैट और ईवीएम चाहिए होगा यदि वन नेशन वन इलेक्शन को जो है वो कर दिया जाए, और इतना अभी हमारे पास है नहीं। तो ये भी एक तरह से डिसएडवांटेजेस है ना, कि इसको रखना, इसको जो है वो सही सही जगह पर जो है वो स्टोर करना, ताकि टैंपरिंग ना हो सके, है ना, ठीक है, ताकि इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो सके, ये भी एक चैलेंज होगा। कंफ्यूजन अमॉन्ग वोटर्स, अब जैसे अब एक ही दिन यदि आप जाइएगा लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी लोकसभा और विधानसभा के वोटर्स को चुनने के लिए, तो एक ही मशीन पर कैसे हम अलग अलग वोटर्स को चुने। पढ़े लिखे लोग तो चलो समझ जाएंगे, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं या फिर जो कम पढ़े लिखे, कम शिक्षित लोग हैं, वो कैसे समझेंगे। तो मे लीड टू कंफ्यूजन अमॉन्ग वोटर्स सिलेक्टिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव कैंडिडेट्स एंड लोकसभा कैंडिडेट्स, है ना, कि लोकसभा के कैंडिडेट का कौन सा बटन दबाना है और स्टेट लेजिस्लेटिव में विधायक जी को चुनने के लिए कौन सा बटन दबाना है, वो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। एब्सेंटिज्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, अब यदि अभी क्या हो रहा है कि अभी क्या है कि 5 साल पर जो है वो आपका, है ना, केंद्र का वो होता है चुनाव, और 5 साल पर जो है वो आपका किसका होता है, राज्य का चुनाव होता है, और इन दोनों में इंटरलैप होता है। तो बार बार प्रतिनिधि आपके क्षेत्र में दिखाई देते हैं आपको, कि है ना, यदि कोई डेवलपमेंटल काम नहीं होता है तो आप प्रतिनिधि से जाकर मिल सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा तो क्या होगा कि लोग एक ही साथ जो है वो, है ना, एक बार आएंगे और फिर 5 साल बाद आपको दिखाई नहीं देंगे, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो एमपी महोदय हो। तो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस लीड टू द कंटीन्यूअस विजिट, है ना, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से क्या होता है, कंटीन्यूअस विजिट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इन देयर नेटिव एरिया। वन नेशन वन इलेक्शन माइट रिस्ट्रिक्ट दैट, वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से ये रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो ये इसमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो है इस प्रकार से फुलफिल किया गया है। 10 वन नेशन वन इलेक्शन प्रोमिसेस द पाथ टू द डेवलपमेंट इन द नेशन बाय, है ना, बाय क्या लिखा है, कंबाइनिंग, हाँ, बाय कंबाइनिंग द थ्योरी ऑफ फ्रैगमेंटेड इलेक्शंस टू द यूनिफाइड इलेक्शंस, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट के जर्नी की तरफ हमें जो है वो ले जाता है, ठीक है, फ्रैगमेंटेड इलेक्शन से किस तरफ, तो यूनिफाइड इलेक्शंस की तरफ। हाउएवर डेलिब्रेशन विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एंड प्रिजर्विंग फेडरलिज्म शुड बी द ऑब्लिगेशन टू द गवर्नमेंट, है ना, कि इसको इंप्लीमेंट करने से पहले बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो हम डिस्कस करें और इसको प्रिजर्व करें, इस फेडरलिज्म को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ये होना चाहिए, है ना। इलेक्शंस आर द रिफ्लेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शन जो है रिफ्लेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, और इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ जो है वो हमारा मेरा जीएस पेपर 1 का डिस्कशन था। अब इसमें आप देखे होंगे कि सारे क्वेश्चंस के जो है वो डिमांड को फुलफिल किया गया है ना, विद द जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना, पॉइंट्स, है ना, रेलेवेंट पॉइंट्स, एग्जांपल्स, इन सब के साथ जो है वो इसको फुलफिल किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप अपने नोट्स बना लेते हैं हॉलिस्टिकली और ऐसे आप रिप्रेजेंट करके आते हैं, तो आप जो है वो अच्छा कर सकते हैं, अच्छा स्कोर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब बेसिक चीजों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट में, उसके बाद इसको जो है वो समाप्त कर देंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया, ठीक है। तो 2 मिनट में हम लोग बेसिक चीजों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि इसमें मिस्टेक्स क्या सब हुआ है और मिस्टेक्स हमें क्या सब नहीं करना है। तो सबसे पहला मिस्टेक्स जो हुआ है वो क्या है कि आपको इनकरेक्ट इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट फैक्ट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं करना है, जो कि कहीं कहीं पर हो गया। जैसे 11 लिखा गया था, आपको देखे होंगे, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट में, जैसे सीजीआई लिखा गया, तो वो इनकरेक्ट फैक्ट्स डेटा जो है वो आपको प्रेजेंट नहीं करना है, जो कहीं कहीं हुआ है, इन डेलिबरेटली नहीं, अनडेलिबरेटली जो है वो ये हो जाता है, ठीक है।
दूसरा क्या है कि आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। देखिए, मैंने देखा है कि बहुत सारी कॉपीज में इतने डेटा, फैक्ट्स, कोट्स, है ना, रेलेवेंट पॉइंट्स नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो उनको मार्क्स जो है वो अच्छा मिला है। तो आप जितना आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करके, उसी को यदि ज्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखते हैं, तो आपको मार्क्स जो है वो डेफिनेटली जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो बूस्ट हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। और तीसरा, आपको क्या करना पड़ेगा कि सारे टॉपिक्स के ऊपर एक कॉन्साइज, है ना, क्रिस्प नोट्स जो है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, तो बनाने पड़ेंगे, जिसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, तो अपने आंसर्स में जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन जो है वो थोड़ा लंबा तो हो गया, लेकिन ये सेशन जो है वो आप लोग के लिए थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहा होगा, बोर हो गए होंगे आप लोग, है ना। क्लियर है। सर यस सर। सर करंट अफेयर्स के लिए आपका सोर्स मेनली पेपर रहा था या फिर मैगजीन्स रहा था? न्यूज़पेपर, है ना। न्यूज़पेपर। कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, लेकिन मैगजीन पढ़िए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या है कि उसको कंसोलिडेट करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मैगजीन में वो कंसोलिडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, और 71st में अब तो आप देखे ही कि कैसे जो है वो एक एक ही मंथ के न्यूज मैगजीन से जो है वो सारा क्वेश्चन जो है उठा के पूछ दिया गया है। तो नो बडी नोज की 72nd 73rd में क्या होगा। ठीक है। सर कोई एक मैगजीन अगर आप सजेस्ट करें तो? इंग्लिश के लिए विजन पढ़िए, अच्छा है। जी जी। ओके। प्रीतम शर्मा कॉन्साइज नोट्स कैसे सर करे, वो नहीं आता है। पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद जो है वो अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए। एक टॉपिक के लिए ना एक A4 सीट जो है वो हम लोग रिजर्व करके रखते हैं। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था 70th यूपीएससी के टाइम में, तो मैंने एक पेज में, मतलब एक A4 साइज सीट में जो है जितना आंसर मैंने आपको दिखाया है ना, वो सारे पॉइंट्स मेरे जो है वो एक A4 साइज सीट में थे सारे, बस मैंने एग्जाम में जाकर उसको इलेबोरेट कर दिया है। तो ऐसे करके टॉपिक वाइज तरीके से जो है ना एक वन पेजर नोट्स जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। यूसीसी का वन पेजर नोट्स, है ना, ONE का वन पेजर नोट्स, मतलब जो भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, है ना, किसी का भी हो, तो वन पेजर नोट्स बना लीजिए, ताकि उसको रिवाइज करने में जो है ज्यादा आसानी होता है। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था कि जैसे पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, तो अभी जो आप क्वेश्चंस देख रहे थे और जो भी आप एग्जाम्स भी दिए, तो सर बहुत कुछ क्वेश्चंस ऐसा होते हैं ना जो सरप्राइजिंग लगते हैं कि वो बिना हम्म पढ़े नहीं बनेगा, मतलब या तो बिना पढ़े नहीं बनेगा या तो उसके बारे में कुछ आइडियाज रहना चाहिए। इस तरह हम्म। से होते हैं, तो सर उस तरह के पता नहीं उस क्वेश्चंस को क्या बोल सकते हैं सर, सरप्राइजिंग क्वेश्चंस कह सकते हैं। हम्म। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना पड़ेगा? और ये पीवाईक्यू से सर अलग हट करके है जो डिफरेंट आते हैं? पीवाईक्यू से तो अलग हट के डेफिनेटली है, क्योंकि यस सर। पीवाईक्यूज में तो सिर्फ जो क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं, जैसे वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन, संथाल रिबिलियन, ये सब पीवाईक्यूज में आता है ना। जो जिस टाइप का आप अनप्रिडिक्टिव क्वेश्चंस बोल रहे हैं या सरप्राइजिंग क्वेश्चंस, वो आपको करंट अफेयर्स में और पॉलिटी वाले सेक्शन में देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है। यस तो सर। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो है ना, वो क्या है कि जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज है उसको बस आपको इलेबोरेट करना आना चाहिए। तो वहां पर आपका काम आता है आंसर राइटिंग स्किल्स। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जैसे एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आप आंसर जितना ज्यादा लिख सकते हैं, जितना ज्यादा लिख सकते हैं, उतना ज्यादा लिखते रहिए। ठीक है। जहां कहीं भी आपको आंसर लिखने का मौका मिलता है, वहां ज्वाइन कीजिए और आंसर लिखिए, है ना। तो वो वहां पर आंसर राइटिंग स्किल जो है वो आपको काम आता है, मतलब आपका एक्यूमुलेटेड नॉलेज प्लस इलेबोरेटिव स्किल्स। दूसरा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया है, कि जैसे मेरा कॉपी आपने देखा, इस प्रकार से और भी कई सारे लोगों की आप कॉपीज देखिए, और उसमें एनालिसिस कीजिए कि यदि कोई अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आ गया, तो अलग अलग टॉपर्स ने कैसे जो है वो उसको डील किया है ना। तो इससे क्या होगा कि एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और आगे आने वाले क्वेश्चंस में मतलब जो है उसको आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। ओके सर। ठीक है। और सर कॉपीज पढ़िए पॉलिटी लेकिन। के लिए ना, जी सर हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। और सर पॉलिटी के लिए जैसे एम लक्ष्मीकांत ही मेन सोर्स है और करंट अफेयर्स, तो सर उसके बाद एनसीईआरटी हम्म। को भी गो थ्रू करना मेंस के लिए सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे वो हम लोग कीवर्ड्स एक मिले वो हैं। हम लोग डिस्कशन की है ना अभी, कि 9 10th 11th का भी जो एनसीईआरटी थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, है ना। हम्म। स्पेशली 11th का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 10th का यदि आप एम लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन 11th का एनसीईआरटी जरूर देख लेना है। ठीक है सर। और सर जैसे कि सोशियोलॉजी सब तो नहीं पढ़े हैं, तो वो सबको स्किप किया जा सकता है ना, मतलब एक नॉलेज को गेन करने के लिए नीड नहीं पड़ेगी ना उसकी? नहीं नहीं, वो सोशियोलॉजी स्पेसिफिकली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बीपीएससी में इतना नहीं करना है। टेक वन जी क्लास सर। व्हेन द चैप्टर एंड्स ऑन मेकिंग कंसाइज नोट्स फॉर पॉलिटी चैप्टर व्हिच इज गोइंग। ओके। हाँ ठीक है प्रीतम, हम करेंगे हम लोग ये। ठीक है। ठीक है, समाप्त करें। थैंक यू सो सर मच फॉर ज्वाइनिंग, इजी आई होप। क्वेश्चन और डिफिकल्ट हम्म क्वेश्चन जो है, हम्म। तो उसमें कौन से करनी चाहिए? जैसे मुझे पेपर 2 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन 71st बीपीएससी में हार्ड लगे थे, हम्म कंपेरेटिव हम्म टू अदर सेक्शन। और हम्म। पेपर 1 में करंट अफेयर्स की। देखिए, मैं आपको एक बात तो बताता हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना ये बात बोलेंगे आपको कि इजी क्वेश्चंस करोगे तो मार्क्स उसमें कम मिलेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे तो मार्क्स उसमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, है ना। दिस इज जस्ट अ मिथ।
मतलब ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन लगातार 4 साल से पूछा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो लगातार 4 साल से पूछा हुआ आ रहा है, तो उसमें इस बार जो किसी ने वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन लिखा होगा तो उसको मार्क्स कम मिला होगा। और गांधी के कंस्ट्रक्टिव वर्क्स जो है उसके और में था, तो गांधी कंस्ट्रक्टिव वर्क्स जो है उसमें ज्यादा मार्क्स मिला होगा। इट इंटायरली डिपेंड्स कि आप जो क्वेश्चन का डिमांड है वो फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छा है कि नहीं अच्छा है, और प्लस आपके क्वेश्चन में डाइवर्सिटी, आंसर में डाइवर्सिटी है कि नहीं। तो जरूरी नहीं है कि मतलब जो है वो इजी क्वेश्चंस करें या डिफिकल्ट क्वेश्चन करें, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है और आपके पास रेलेवेंट पॉइंट है। यदि नहीं लग रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो 1 मिनट 2 मिनट का टाइम ले लीजिए, एक बार रिकलेक्ट कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, है ना। सर जैसे कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है मेंस का, लेकिन सर वो जो क्रिस्प नोट्स होते हैं ना, वो भी मेरा लॉन्ग ही हम्म। बन जाता है सर। तो एक बार आप अपना भेज सकते हैं ग्रुप में, बस हमको देखना था वो कि अभी मिलेगा ना, वो अभी मिलेगा। बनाते हैं। ठीक है वो सर, ओके मिलेगा सर। अभी। हाँ ठीक। हाँ, और सर कुछ कोई पूछ रहे थे? हम्म। हेलो सर, क्रिस्प नोट्स जो होता है, जो कंसाइज नोट्स बनाते हैं लॉन्ग लॉन्ग टॉपिक्स का, तो हम्म। उसको सर मतलब एक टॉपिक अगर जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का मौर्यन आर्ट है, पाला आर्ट है, तो इसको पढ़ने के बाद इसका अच्छे से नोट्स बनाने के बाद फिर उसको आंसर राइटिंग करने के बाद फिर एक कंसाइज नोट्स बनाना चाहिए, या फिर मतलब ये कब करना चाहिए सर? क्योंकि ये करते करते नहीं काफी नहीं, जब आप टाइम टॉपिक भी कंप्लीट लगता है कर उसको लिए, छोटा करने में। जब आप टॉपिक कंप्लीट कर लिए, तो जी। नोट फॉर्म में तो आपके बुक में या जिस किसी भी रेफरेंस बुक से आप पढ़ रहे हैं वो उसमें तो है ही वो, है ना। नोट फॉर्म हाँ। में वो दिया ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी नोट्स को रेफर करता है, चाहे वो आप एजुकेट भारत के नोट्स को रेफर कीजिए या मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं उसको रेफर कीजिए, तो उसमें नोट फॉर्म में वो दिया ही हुआ है। आपको करना क्या है कि आपको अब जो नोट बनाना है सिंगल पेजर नोट्स, उसमें ये दिमाग में रख के बनाना है कि यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है मेंस में, तो हम क्या क्या वहां पर हूबहू जाकर जो है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे। उस हिसाब से जो है वो आपको वन पेजर नोट्स बनाना है। जैसे मैंने बोला आपको कि मौर्यन आर्ट है, तो उसमें ईरानियन इन्फ्लुएंस है, तो उसमें कीवर्ड आपके नोट्स में ओप ओप कल्चर होना ही चाहिए, ओप इन्फ्लुएंस, है ना। या फिर उसमें और जो है वो यक्ष यक्षिनी के बारे में चर्चा होना ही चाहिए, है ना। उसमें और भी जो बेसिक उसके की पॉइंट्स हैं, जैसे हर्मिका, छत्र तोरण, है ना, ठीक है, ये सब जो है वो उसके बारे में डिस्कशन होना ही चाहिए। रमपूर्वा बुल जो है वो मिलता है वहां पर, इसके बारे में आपके नोट्स में होना ही चाहिए। मतलब ऐसा नोट्स जो जिसमें से आप कट शॉर्ट चीजें को कर दें, मतलब लैंग्वेज बिल्कुल निकाल दीजिए, स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखिए और उस पॉइंट्स को डायरेक्ट जाकर इलाबोरेट कर दीजिए अपने आंसर्स में, है ना। तो ये आपको करना है टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने से पहले। एक बार टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना आप स्टार्ट कर दिए, मतलब आप अपने नोट्स को ही जो है वो वहां पर लिख रहे हैं। इससे क्या होगा ना कि आपका टाइम बचेगा। देखिए एग्जाम में ना कभी भी आपको नहीं पता है कि एग्जाम कितना ट्रेचरस हो जाए। 70th में यही हुआ, 50 से 55 मिनट लोगों को एक एक घंटा 1 घंटा 10 मिनट तक जो है वो लग गया डीआई बनाने में। अब वो पैनिक हो गए, क्योंकि जो जिस किसी भी बच्चा का 35 मिनट में डीआई बन जा रहा था टेस्ट सीरीज में, और उसको मेन एग्जाम में, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कोई दूसरा दिन है, दैट इज द योर डे, है ना, उस दिन आपको यदि 30 मिनट एक्स्ट्रा लग गया तो आप पैनिक हो ही जाएंगे ना। तो उस पैनिक क्रिएशन, पैनिक मोड में आपको बचाएगा कौन? तो आपका क्रिस्प नोट्स, मतलब आपके क्रिस्प नोट्स आपके दिमाग में रहेंगे और अब सीधे सीधे फटाफट फटाफट जो है वो आंसर में आप छापते जाएंगे, है ना। ओके सर, तो मतलब सर आपने मतलब जैसे नोट्स बनाया तो सीधे जो नोट्स मिला उसको आपने पहले बना लिया, मतलब उसमें बिल्कुल, दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं। दोबारा आप हम क्या कर सकते हैं उसमें, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप टेस्ट सीरीज लिख कर आए और आपको मॉडल आंसर मिला, तो मॉडल आंसर एक बार पढ़ लीजिए, आपको लगा कि अच्छा हाँ ये पॉइंट तो मेरे नोट्स में था ही नहीं, ये मेरे को पता ही नहीं था, तो ये हम लिख देंगे अपने मतलब जो मेरा क्रिस्प नोट्स बना हुआ उसमें हम नोट कर देंगे। तो वैल्यू एडिशन हो गया। जैसे मान लीजिए पटना कलाम हम पढ़े, तो उसमें मैंने आपने देखा होगा कि अभी मैंने प्रेजेंट रेलेवेंस पे उसका लिखा है, तो 300 पटना कलाम के पेंटिंग्स जो है वो म्यूजियम में दिखाए गए हैं। राधाकांत देव जो है उसके मेन प्रोपोनेंट हैं। 2010 के कैलेंडर में बिहार गवर्नमेंट ने उसको दिखाया। तो ये सब मैंने नोट्स बनाते टाइम मैंने नहीं तैयार किया था। मैं जब एग्जाम मतलब टेस्ट सीरीज जब हम लिख रहे थे, और टेस्ट सीरीज लिखते लिखते जब हमको मॉडल आंसर मिलता था या किसी का कोई टॉपर का बहुत अच्छा कॉपी मिलता था, उसमें ये लिखा हुआ रहता था, तो हम अपने नोट्स में क्रिस्प नोट्स में जो है वो ऐड करते हुए चलते चले गए, और इसको बस एग्जाम में जाके बस रेप्लिकेट कर दिया। तो ये सर आपको करना क्रिस्प पड़ेगा। नोट में डायग्राम्स भी ऐड करते हैं ना? डायग्राम्स तो सेल्फ प्रेजेंटेशन है, मतलब वो एक तरह से आपका माइंड है कि आप कब किसको कैसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डायग्राम ऐड करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, करने के लिए कर ये सकते हैं, सर हम है ना। बहुत बार ट्राई किए हैं, वो 3-4 पेजेस चला जाता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग नहीं है नहीं, सर। उसको छोटा करना पड़ेगा। वो तीन चार करेंगे। पेजेस तो फिर वो नोट्स नहीं हुआ ना, फिर तो वो एक तरह से चैप्टर ही हो गया वो, है ना। सर उसको आप छोटा करना ऐसे का पड़ेगा। भी नोट्स बनाते थे? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे का नोट्स भी जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे के लिए अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे किसी दिन, बहुत हॉलिस्टिकली डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ओके सर, है ना। सर जरूर इस पे करवाइएगा ऐसे हाँ के हाँ, लिए। एकदम करेंगे उसके ऊपर। ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे ही जो है वो आपको सिलेक्शन आपका डिसाइड कर रहा है। मेंस में मार्क्स जो है वो ऐसे ही डिसाइड कर रहा है। GS1 GS2 में तो सबको ऑन एन एवरेज उतना ही स्कोर आ रहे हैं। 140 से 45 जो है वो एवरेज स्कोर है, मतलब अच्छा स्कोर जो है वो GS2 में है।
और बहुत अच्छा स्कोर 150 से 155 है, कुछ लोग को 160 मिला है टॉपर्स को। GS1 में जो है वही 150 से 155 आ रहा है, तो मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को यही आ रहा है, लेकिन ऐसे जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है। तो ऐसे के लिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जब ऐसे का कॉपी डिस्कस करेंगे उस टाइम बताएंगे आपको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर समाप्त सर। करें। सर एक नोट्स मेकिंग पर सेशन ले लीजिए। तो हाँ लेंगे टिप्स। ना, अभी वो प्रीतम शर्मा जी बोले हैं ना कि टेक वन क्लास व्हेन द चैप्टर एंड्स ऑन मेकिंग कॉन्साइज नोट्स फॉर द पॉलिटी चैप्टर विच इज गोइंग ऑन, मतलब चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा तो हम लोग करेंगे एक नोट मेकिंग क्लास करेंगे उसको, ठीक यस है। यस। समाप्त करें, समाप्त करें। तो थैंक यू सो मच, है ना, 2 घंटे जो है वो मुझे बियर करने के लिए। आई होप कि थोड़ा ओके, सा थैंक सेशन यू। जो है वो तो है ना प्रोडक्टिव रहा होगा, और इसमें जो है वो आप लोग कुछ सीखे होंगे आज के सेशन से, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार के और सेशन जो है वो करते रहेंगे, है ना, पढ़ते रहिए, आगे मिलते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। ओके सर, थैंक थैंक यू सर। यू।